मुख्य तौर पे ऐसी आपके सामने मैंने बताया कि पुलिस में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जिससे कोई भी आपके पास कोई आपको प्रॉम्प्टली और आपको खुद उसको डिसाइड करना होता है। तो वो एक घटना एक जरूर हुई थी और उस घटना ने काफी मुझे गहराई से सोचने पर विवश किया। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं को शहर, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं को शहर, चलना भी होता है सपनों को पूरा करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है और आज के साक्षात्कार में हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के डीआईजी हरि नारायण चारी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड। सर, आप आईपीएस ऑफिसर है मध्य प्रदेश के कैडर के और डीआईजी हैं इंदौर के। एज ए डीआईजी इंदौर, आपके जीवन में किस तरीके की समस्याएं आती हैं और किस तरीके के चैलेंजेस आपको हर दिन फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस देखिए, जब पुलिस सेवा में आप आते हैं तो सबसे पहले आपका इंटरेक्शन समाज के सबसे बड़े तबके से होता है। आपके पास एक समाज का सबसे अच्छे व्यक्ति से लेकर समाज का सबसे बुरा व्यक्ति तक मिलता है। इसमें आपको चीजों को करना, माहौल ऐसा बनाना, सबसे जो सज्जन व्यक्ति हो आपको एक मित्र समझे, एक आपको अभिन्न मित्र के रूप में ले। एक जो अपराधी वो बिल्कुल आपसे डरे, कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार ख्याल आए कि हमारे साथ पकड़े जाएंगे और हमारे साथ ठीक नहीं होगा। निश्चित तौर पे उसे एक मन में भय होना चाहिए, यानी कि इस भावना के साथ हम आगे बढ़े। और साथ साथ चैलेंजेस जो हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिसका पहले से आप सोल्यूशन नहीं ले सकते। कई अप्रत्याशित स्थितियां आती है कई चीजों में, जैसे कि अभी कोरोना से पुलिस को लड़ना है तो ऐसा नहीं कि कोरोना से लड़ने के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इसमें आपको सभी को चेक करना है, आपको व्यवस्था को भी ठीक रखना है, अपने को भी बचाना है, लोगों में भी इसके भय को बहुत ज्यादा आतंकित भी नहीं करना है और लोग बिल्कुल लापरवाह भी ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। आपको दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो कि अप्रत्याशित होते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो ये चीजें एक बड़ी पुलिस सेवा में एक बड़े चैलेंज देती हैं और आपको लगातार आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चाहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा बेहतर रहे। आप एक बड़े सहज भाव से चीजों को लें, आप बड़े प्लान तरीके से चीजों को लें, ये सब चीजें बड़ी जरूरी होती हैं और मुझे लगता है कि एक आपके व्यक्तित्व के विकास को एक बड़ा प्लेटफॉर्म। आपने संजीवनी की शुरुआत की है और सुसाइड रेट्स को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और आज से 3 साल पहले, मतलब 8-9 साल पहले से आप ये काम कर रहे हैं। और इससे 3 साल पहले जब आप इंदौर में थे तब भी आपने इसे बहुत सारा काम किया है और आज रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा सर, बिहार के सुशांत कुमार राजपूत ने सुसाइड कर लिया। संजीवनी की शुरुआत आपने क्यों की और क्या लगता है आपको, जो बच्चे सुसाइड करते हैं उसके पीछे क्या कारण होते हैं? इसकी एकमात्र वजह है कि बच्चों की महत्वाकांक्षा में और उनकी क्षमता के बीच का अंतर होना। हम कई बार चीजों को एक दूसरे स्वरूप से कल्पना कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार हमारे पास उसकी क्षमता कम हो, कई बार हो सकता है कि क्षमता हो, हम ऑर्गेनाइज तरीके से न किए, और कई बार ये हो सकता है कि हम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। फाइंस्टीन कहा करते थे कि हमारी प्रणाली ऐसी हो गई है कि हम मछली का मूल्यांकन इस बात पे करते हैं कि पेड़ पर कितना ऊपर चढ़ सकता है। तो हमारे सामने एक समाज में क्या है कि हमारी योग्यता किसी और क्षेत्र में है और सामाजिक दबाव हम किसी और दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण होता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ असाधारण प्रतिभा होती है, लेकिन उस क्षेत्र में न बढ़कर किसी और क्षेत्र में चलने लगता है, जिससे शायद अपेक्षित ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी योग्यता को समझना चाहिए और सही दिशा में प्रयास करना चाहिए, और सही दिशा में अगर हम आगे बढ़ते हैं, मनोयोग से प्रयास करते हैं, तो सफलता अपरिहार्य मिलेगी। सर, सुसाइड को किन कारणों की वजह से होता है और कैसे रोक सकते हैं उसको? आप क्या क्या पहल कर रहे हैं संजीवनी के अंदर सुसाइड को रोकने के लिए? इसमें जहाँ तक सुसाइड की आपने बात की, तो कई बार हम एक ऐसा काल्पनिक आवरण बांध लेते हैं, हमें लगता है कि हम उन चीजों को करें, और कई बार उन चीजों को लेकर हम अवसाद में चले जाते हैं, जबकि अवसाद में नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि जिंदगी में असफलता होती ही नहीं है, या तो सफलता होती है या सबक होता है। हर असफलता एक हमें सबक देती है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन एक बल्ब का आविष्कार किए तो उन्होंने उसके लिए 1000 बार प्रयास किया, उसमें 999 बार वो फेल भी हुए थे। उन्होंने जब उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई, मैं 1000 तरीकों को जाना हूं कि किस तरीके से बल्ब बन सकता है और नहीं बन सकता है। मैं सिर्फ एक बार बल्ब बनाने के तरीके को ही नहीं जाना, मैं उन 999 तरीकों के बारे में भी जाना हूं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो कई चीजों को, हर चीज को हमें सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए। कई बार एक आदमी बहुत दुखित था कि उसके पास
जूते उसके फटे हुए हैं और बहुत गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है। जब वो घर के बाहर निकला तो देखा कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जिसके पास पाँव ही नहीं है, वो बैसाखी पे सहारा लेते हुए आ रहा है। तब उससे एहसास हुआ वो कितना धनी है, उसके पास पाँव है दोनों। तो ये चीजें जो है एक कंपैरेटिव होती है। हम कई बार हम देखते हैं कि और सिर्फ सफलता खुश होने की गारंटी नहीं है, सुखी होने की गारंटी नहीं है। हमें मानसिक रूप से उस चीज के लिए सोचना होगा पॉजिटिव तरीके से। कई लोग जो बहुत सफलता के शिखर में पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा हर तरीके से समृद्ध हैं, हमें खुश दिखते हैं, भीतर तो दुखित हो सकते हैं। और कई बार एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत हमें लगे कि संसाधन नहीं है, एक गुनगुनाता हुआ मिल सकता है। तो हमें एक मानसिक स्थिति उस तरीके से रखनी चाहिए कि हम एक सकारात्मक ढंग से सोचें, सकारात्मक माहौल में रहें और पॉजिटिव तरीके से अपनी सोच को एक रूप दें। सर, एक बार आपके कलीगी ने आपको फोन करके रात में बताया था कि वो आखिरी बार आपको कॉल कर रहे हैं और वो अपनी जान देना चाहते हैं। उनको कैसे कन्विंस किया था आपने कि वो इस तरीके का काम ना करें? मुख्य तौर पे ऐसी आपके सामने मैंने बताया कि पुलिस में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिससे कोई आपके पास कोई आपको प्रॉम्प्टली और आपको खुद उसको डिसाइड करना होता है। तो वो एक घटना एक जरूर हुई थी और उस घटना ने काफी मुझे गहराई से सोचने पर विवश किया। उसमें मैंने उन्हें बचाया, लेकिन उसी समय ध्यान दिया है कि अगर हम चीजों को ध्यान से रखें तो अगर लोग से काउंसलिंग करें, बात करें, तो लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं और लोगों को हम इस चीज के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि इस परिस्थिति से बाहर निकलें और स्वस्थ रहें। मुझे लगता है कि ये काफी कारगर रहा। संजीवनी स्थापित की तो काफी सफल रही और काफी कारगर रही। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको नए परिस्थितियों के रूप में आपको चुनौती देती हैं और आप उस पर सोचते हैं, कुछ समाधान निकालते हैं। और ये भी उस तरह की एक घटना थी जिसके कारण मैंने गहराई से सोचा और फिर इसके लिए एक नया समाधान भी निकल गया। सर, आचार्य नरेंद्र देव में कौन से रूम में रहते थे आप? 3 साल एक ही रूम में रहे कि रूम बदला है आपका? 3 साल में एक ही रूम में रहा। मेरा 49 जो कमरा था, 49 नंबर जो कमरा था, जो हम जब दाहिनी तरफ से जाते हैं तो शायद उधर से पहला कमरा है, उस कमरे में मैं रहता था और 3 साल में उसी कमरे में। और राजा राम में कौन से रूम में रहते थे? राजा राम में ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे रहा था। कमरा नंबर मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन संभवतः 100 के आसपास कोई कमरा संख्या था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। और राजा राम में भी मैं 2 कैसा वातावरण था सर उस समय बीएचयू का? क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती थी? मेस का खाना कैसा हुआ करता था? मेस का खाना अच्छा था। मेस का खाना निश्चित तौर पे बढ़िया था, लेकिन ये जरूर था कि कभी-कभी हम लोगों के जो कुछ साथी कभी भाभा या कभी लिम्बी दूसरे जो होटल्स हैं, कई बार उनके साथ भी हम लोग खाने में चले जाते थे या कई बार। लेकिन यहाँ पे भी खाने का एक अच्छा माहौल था और मेस लगातार चलती थी। राजा राम और इंडी दोनों जगहों पे चलती थी। दोनों जगह मैं कहूँगा इन सब परिस्थितियों से जो कि आपको तमाम छोटी-छोटी चीजों से आप मुक्त रहते हैं, तो आपको पढ़ने का ज्यादा वक्त मिलता है और जो सुविधाएं थी, व्यवस्थाएं थी, उस परिवेश से मुझे लगा कि एक विद्यार्थी के लिए जितनी होनी चाहिए मात्रा में पर्याप्त थी। तो कौन-कौन से खेलों में आपकी रुचि हुआ करती थी बीएचयू में और कौन-कौन से खेल खेला करते थे आप? बीएचयू में उस समय तो वहाँ हम लोग फुटबॉल वगैरह खेलते थे कभी-कभी, लेकिन बाद में जरूर मैंने टेनिस खेलना शुरू किया और अभी मुख्य तौर पे मैं टेनिस ही खेलता हूँ। उस दौरान जरूर था कि जब कंपटीशन की तैयारी का आया तब शायद हम लोग साइकिलिंग कर लेते थे या फिर कभी फुटबॉल खेल लेते थे, लेकिन बहुत ज्यादा खेल नहीं पाते थे क्योंकि उस दौरान तमाम परीक्षाएं और इन चीजों का एक दबाव भी रहता है। लेकिन धीरे-धीरे मुझे महसूस हुआ बाद में कि नहीं, खेलना उतना ही जरूरी है और बाद में मैंने टेनिस को एक रेगुलर खेल के रूप में। सर, जब आप बीएचयू के अंदर छात्र थे, आपने ग्रेजुएशन किया, तभी से आपने डिसाइड कर लिया था कि आप आईएएस की परीक्षा करेंगे या बाद में आके निर्णय लिया कि आप आईएएस की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, आपको तो प्रारंभिक दौर में ही तय करना होता है, क्योंकि जब बहुत देर से आप शुरू करेंगे फिर आपको बहुत कंपटीशन का स्तर ज्यादा है। इसलिए आपको जब ग्रेजुएशन के साथ ही तय करना जरूरी होता है कि हम किस दिशा में जाएंगे और फिर उस दिशा में प्रयास करना ठीक है। तो आपको किसी ने गाइड किया, मेंटर किया कि कैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करना है और कैसे आपको दिनचर्या डिवाइड करना है, क्या-क्या करना चाहिए? आजकल चीजें क्या है कि आप अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों से या लोगों से मिलते हैं, वो उसमें मुख्य दायरा होता था आपको चीजों को सही दिशा में ले जाने का। बहरहाल वहाँ बीएचयू में सफल प्रतिभागियों की संख्या उसमें कम थी काफी, तो वहाँ पे सफल प्रतिभागी बहुत ज्यादा नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर सिलेबस रखें, आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हों और कुछ आप जो अखबारों में, समाचार पत्रों में जो चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं,
उससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस दिशा में हमें आगे जाना है, किस दिशा में बढ़ना बेहतर। अच्छा शिवान, क्या आप बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है। आपने उस परिस्थिति में वहां पे अपना बचपन व्यतीत किया है, आपको कभी लगा कि कुछ कमी थी, खली है, या आपको और सुविधाएं मिलती तो आप अच्छा और बेहतर कर पाते, कभी ऐसा लगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। सुविधाएं पर्याप्त थी। मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां मिलती हैं, वो सारा परिवेश और एक-एक क्षण आपको उस तरफ से ढालने में मदद करता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा सुविधाओं में रहते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं रहती हैं। कई बार वो चीज़ें आपको आपकी क्षमता को कुंद कर देती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें हर परिस्थिति, हर चीज़ हमें आगे बढ़ने को ढालने में मौका देती है, तो मुझे लगता है कि वो जो भी मिला, जो भी परिवेश मिला, वो बेहतर मिला। शिवान के इस DIG तक के सफर को, इंदौर तक के सफर को अगर किसी गाने के बोल से अगर रिप्लेस करना हो तो कौन सा गाना का बोल वो फिट बैठेगा उधर? नहीं, बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं। वो गाना है कि रुक जाना नहीं, बड़ा अच्छा गाना है। बाकी बहुत बहुत सारे ऐसे फिर ये भी एक बड़ा अच्छा गाना है जो जिंदगी का हम सफर जब तय करते हैं कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, न जाने किस घड़ी बदले वक्त का मिजाज। हम भले किसी सफलता की ऊंचाइयों को पहुंचे, हमें वक्त का सम्मान करना चाहिए और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल, ऐसे 3 एडवाइस दे दीजिए जो बच्चे अगर UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको 3 ऐसे पहल जो उनको हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए अगर वो इस पहल पे जाना चाहते हैं। वैसे 3 सजेशन क्या होंगे आपके अनुसार? सबसे पहले तो अपनी क्षमता के अनुरूप अपने जो भी प्राथमिकताएं हैं, अपना लक्ष्य तय करें। लक्ष्य के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहें, उसको ईमानदारी से करें, बाहर से थोपा हुआ लक्ष्य को लेकर न चलें। और तीसरा जो है, हम जिस चीज पे भी प्रवेश करें उसमें सोचे कि हम मौलिक क्या कर सकते हैं, मौलिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज को एक ही तरीके से करने वाले हजारों लोग हैं। वो मौलिकता से करते हैं, तब उस समय हम एक मुकाम बना पाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने इतना समय दिया और इतना खुल के बात किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू से बहुत सारे BHU के बच्चों को इंस्पिरेशन मिलने वाला है और लोग सीखेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू।